हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग एंड मेरा नाम है सूर्यकांत पाराशर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईएस स्टडी सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स हम लगा रहे हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है जो 2019 में चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज हम सेकंड शिफ्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है पेपर है उसको हम करेंगे, जो एसएससी जीडी में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। मतलब कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि मैंने आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड 2 क्लासेस आपको ऑलरेडी डाल चुका हूं, क्योंकि मुझे लगा कि वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आपका जो जीडी का एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप उनको जाकर अगर देखोगे, फिर अगर आप इसको लगाओगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं से कहीं तक। तो मैं आपको इसको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि हम ये जो जानकारी दी हुई रहती है इसी को हम सत्य मानकर चलते हैं। और जो कथन है उसके अनुसार हम पहले एक चित्र ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या है कथन हमारा, तो देखिए कथन है सभी फल संतरे हैं, कुछ फल अंगूर हैं और सभी अंगूर चेरी हैं। तो उसने क्या बोला कथन में, सभी फल संतरे हैं। तो सबसे पहले क्या ले लीजिए कि जितने भी हमारे फल हैं वो सभी क्या हैं, संतरे हैं। सभी फल हमारे क्या हो गए, संतरे हो गए। सेकंड कथन क्या है कि कुछ फल उनमें से अंगूर हैं। देखिए जो क्लासेस में आपको डाल चुका हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आपको देखोगे ना तो ये और अच्छे से समझ में आया। उन्होंने संतरे के बारे में नहीं बोला, उस क्वेश्चन ने बोला कुछ फल उनमें से क्या है, अंगूर हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, कुछ फल ले लेते हैं जो क्या हैं, अंगूर हैं। कौन से फल, ये जो फल हैं कुछ वो क्या हो गए, हमारे अंगूर हो गए। थर्ड का कथन क्या है, सभी अंगूर जो हैं वो चेरी हैं। अब हम सभी अंगूरों को लेंगे क्योंकि हमने सभी अंगूरों को एक पूरे सर्कल से ड्रॉ किया है, तो ये पूरा सर्कल हमको लेना पड़ेगा। और उसने बोला कि जितने भी ये जो अंगूर हैं वो सभी क्या हैं, चेरी हैं। तो हमने सभी अंगूर को लेते हुए और एक चेरी का सर्कल बना दिया कि जितने भी अंगूर हैं वो क्या है, हमारे चेरी हैं। हमारा अब ये कथन के अनुसार चित्र ड्रॉ हो गया। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, एक बात याद रख के चलना कि जो भी कथन में दे के रखा है हमें निष्कर्ष को उसी के हिसाब से निकालना है। अगर निष्कर्ष कथन के अनुसार बात कह रहा है तो हमें देखना होगा कि कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो उस कथन के अनुसार अनुसरण करता है या नहीं करता है। क्या है पहला अनुसरण निष्कर्ष हमारा, सभी अंगूर संतरे हैं। देखो सबसे पहले सभी अंगूर कहाँ हैं, तो ये जो पूरा सर्कल है अंगूर का वो बोल रहा है कि ये जो सभी अंगूर हैं वो संतरे हैं। क्या सभी अंगूर संतरे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। सर सभी अंगूर संतरे हम जब कहते हैं जब अंगूर का पूरा हमारा ये जो सर्कल है ये संतरों से घिरा हुआ हो। यानी कि क्या ये पूरे अंगूर संतरों से घिरे हुए हैं, नहीं है सर। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हाँ कुछ अंगूर संतरे हैं। कौन से कुछ अंगूर, तो देखो एक बार के लिए फल को आप भूल जाओ और मैं आपको बताऊं, ये संतरे का सर्कल है और ये अंगूर का सर्कल है। कौन सा वाला, ये जो अंगूर का सर्कल है ये आपको दिख रहा होगा। और यही जो कुछ अंगूर हैं यही क्या हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं, जो कि निष्कर्ष में नहीं है। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण नहीं करता है। सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी चेरी फल हैं। क्या सभी चेरी फल हैं, सर ये भी सभी चेरी फल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी भी चेरी का जो सर्कल है वो सभी चेरी फल होने चाहिए, यानी कि फल से घिरा हुआ होना चाहिए, जो कि है नहीं है। ये है चेरी का सर्कल जो कि कुछ का निर्देश देता है हमें। इसका मतलब हमारा सेकंड निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए देखो ये क्या है, इसमें हमारा जो
यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ होता है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि एल को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। देखो कि ये कोडिंग डिकोडिंग से है और हमने कल वाला जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग को किस तरीके से हल किया जाता है। अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है अल्फ़ाबेट की तो आप इसको आसानी से करके ले जाओगे। जैसे क्या है, मैंने आपको एक कोड बताया था कि अगर आप इजोटी को याद करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कोड करने का। ई का हमारा कोड क्या है 5 है, जे का क्या होता है 10 है, ओ का कितना है 15 है, टी का कितना है 20 है और वाई का कितना है 25 है। अब हम देखेंगे एल बोल रहा है कि सर एल का कोड 14 है। तो एल किसके पहले, एल का 14 है। अब हमें पता है ओ के बाद आता है पी और ओ के पहले आता है एन, एम और एल। तो अगर O का 15 है तो L का कितना हुआ 14, M का कितना हुआ 13 और L का कितना हुआ 12। सर L का वैसे तो कोड 12 है लेकिन इसने बोला 14 है, इसका मतलब इसने क्या किया है 12 कोड लिया तो है प्लस 2 इसने एक्स्ट्रा वहां पर नंबर जोड़ा है। यानी कि प्लस 2 अगर हम जोड़ के चलेंगे कोड में तो शायद हो सकता है हमें गोवा का कोड हम फाइंड आउट कर पाए। क्या है गोवा का कोड, देखिए गोवा GOA। यहाँ पर ए का कोड हमें पता है क्या होता है सर 1 है, ओ का हमें देके रखा है 15 है और जी का कितना होता है सर, तो जी का होता है 7। अब देखिए सर उसने पर्टिकुलर एक वर्ड को कोड देके रखा है फिर +2 उसमें किया है। हम क्या करेंगे एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड देंगे उसमें +2 करेंगे फिर हम देखेंगे कि ये क्या हमारा कोड निकल के आ रहा है। जैसे 1 में अगर हमने +2 किया तो इसका हमारा आया 3, 15 में अगर हमने +2 किया तो इसका आया हमारा 17 और 7 में +2 किया तो इसका हमारा आया 9। अब हम सर इन सभी को जोड़ देंगे और देख लेंगे कि हमारा जो कोड है वो आ रहा है क्या ऑप्शन के अनुसार। तो सर 17 और 3 20 और 9 29, क्या हमारा ऑप्शन में 29 कोड मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन 1 22 है, ऑप्शन 2 21 है, ऑप्शन 3 हमारा 29 है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या आपको समझ में आया सर? ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है हमारी नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी कोडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ए का कितना होता है, बी का क्या कोड होता है, सी का कितना होता है, ये आप अगर याद करोगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं SSC GD के एग्जाम में, कांस्टेबल में, क्योंकि हमें पता है बहुत ही आसान पेपर आता है। तो हम आसान क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपको कराता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको बता चुका हूं कि कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको मिल गया कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। कथन क्या कह रहा है, सभी झींगुर पक्षी हैं। तो सर सभी झींगुर ले लीजिए और इन सभी झींगुरों को पक्षियों से घेर दीजिए कि जितने भी झींगुर हैं वो सब क्या हैं, हमारे पक्षी हैं। नेक्स्ट कथन क्या है, कोई पक्षी तितली नहीं है। देखो कोई भी पक्षी हमारा क्या नहीं है, तितली नहीं है। मतलब इन पक्षियों का तितलियों से कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी ये पक्षी हैं ये हमारी क्या नहीं है, तितली नहीं है। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, सभी तितलियां झींगुर हैं। क्या सर सभी तितलियां झींगुर हैं? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आप कथन के अनुसार चलते हो तो निष्कर्ष में भी कथन का कुछ ना कुछ शब्द दिया होना चाहिए। यहाँ पर हमें दिया ही नहीं कि सभी तितलियां झींगुर हैं, या कथन में इसका कोई जिक्र किया ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी तितलियां झींगुर हैं? इसका मतलब हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण नहीं करता है। सेकंड निष्कर्ष क्या है, कुछ झींगुर तितलियां हैं। क्या सर कुछ झींगुर तितलियां हैं? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि सभी जो झींगुर हैं वो सभी पक्षी हैं। जितने भी झींगुर हैं वो सब पक्षी हैं, और जब कोई पक्षी तितली नहीं है तो कुछ झींगुर तितली कैसे हो सकते हैं? तो ये भी सर बिल्कुल गलत है। यानी निष्कर्ष सेकंड भी हमारा अनुसरण नहीं करता है। हम कह सकते हैं ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है।
इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ये आ गया पंक्ति से रिलेटेड, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूँ रीजनिंग की, उसको जाके आप देखिए, वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैंने अभी उसमें क्लोज्ड सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप पढ़ाया है आपको, अभी ओपन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो वो मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ आपके लिए। अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ओपन सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद ना हो उसे ओपन आकृति कहते हैं या ओपन सीरीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पंक्ति है, तो मैंने एक पंक्ति बनाई है और उस पंक्ति में उसने बोला कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, तो मैंने 6 व्यक्तियों को बिठा दिया इस पंक्ति में। अब वो बोल रहा है कि इन सब का मुंह उत्तर की ओर मुख करके ये बैठे हुए हैं। किस तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए जब भी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब हमें ये मान के चलना है कि हमारा दायां उनका दायां और हमारा बायां उनका बायां। क्योंकि मैं अगर अपने आप को इस तरीके से करूं तो ये जो मेरा दायां है वो इनका दायां होगा और ये जो मेरा बायां है वो इनका बायां होगा। तो क्या आपको समझ में आया, हम आगे बढ़े। ठीक है, क्या लिखा है, x जो है वो बाई और p का पड़ोसी है। अब हमें स्थिति नहीं दे के रखी कि x कहाँ बिठाना है या बाई और p को कहाँ बिठाना है, लेकिन उसने ये जरूर बोला है कि x बाई और p का पड़ोसी है। मतलब थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि x जो है वो बीच में बैठा होगा, तभी तो बाई और p का पड़ोसी हो पाएगा। यानी कि बाई और p या तो यहाँ हो सकते हैं या फिर बाई और p यहाँ पर हो सकते हैं। क्या यही सही है? ठीक है, ये हमने मान के चल लिया। अब बोल रहा है कि जो Q है वो Z और R का पड़ोसी है। इसका मतलब जो Q है वो भी बीच में बैठा होगा, यानी Q यहाँ बैठा होगा और Z और R या तो यहाँ होगा या Z और R यहाँ होगा। क्या ये हमारा यहाँ तक हमने कर लिया? ठीक है, क्या बोल रहा है कि P X के दाएं ओर है। देखो P अब उसने फिक्स किया, बोला उसने कि जो P है वो X के दाहिनी ओर है। इसका मतलब ये है कि P अगर X के दाईं ओर है, यहाँ बाई नहीं आ सकता, यानी कि P यहाँ पे फिक्स हो गया कि P जो है वो X के दाईं ओर है। हमें कैसे पता ये X का दायां, क्योंकि हमारा दायां X का दायां। अच्छा, अगर P यहाँ पर है तो बाई कहाँ पर फिक्स हो गया, X के बाईं तरफ, यानी कि बाई और P के बीच में अब कौन हो गया, X हो गया। ठीक है, और X P X के दाईं ओर है और P और Z एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब देखिए P और Z, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P और Z एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, मैं अगर X को मानो यहाँ बिठाता हूं, कुछ समय के लिए मान के चलो मैंने अगर x को यहाँ बिठाया तो p कहाँ बैठेगा हमारा, यहाँ पर बैठेगा। अगर p को मैंने यहाँ बिठाया तो y कहाँ बैठेगा हमारा, यहाँ बैठेगा। और बोल रहा है कि p और z एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अगर मैं z को यहाँ बिठाता हूँ तो मुझे बताइए कि जो q है वो अगर मेरा यहाँ आया तो फिर R कहाँ जाएगा। इसका मतलब हमारी ये जो स्थिति है, इस कंडीशन में हमें 2 पंक्तियां लेके चलना है जिससे हमें आसान तरीके से और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब एक स्थिति में मैंने x को यहाँ बिठा दिया, अगर एक स्थिति में मैं x को यहाँ बिठाता, p को यहाँ बिठाता, y को मैंने यहाँ बिठा दिया, क्या p z का यहाँ पड़ोसी हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा p z का यहाँ पड़ोसी। और q जो है वो z और r के बीच में बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। अगर q यहाँ बैठ गया तो r कहाँ बच गया हमारा, यहाँ पर बच गया। यानी कि हमारा ये जो पंक्ति है उसमें सभी व्यक्तियों को हम अच्छे से बिठा चुके हैं, यानी ये पंक्ति हमारी रॉन्ग हो जाएगी। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, x और q के मध्य कितने सदस्य हैं। देख लो x कहाँ पर है, तो सर ये x यहाँ पर है हमारा, q कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा। अगर x और q के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो p और z बैठे हुए हैं। सर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कौन सा पद किस व्यक्ति से संबंधित है। यहाँ पर देखो आपसे रीजनिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा, आपको पॉलिटी से रिलेटेड पूछ लेगा, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड पूछ लेगा, जियोग्राफी से रिलेटेड, यानी कि जीएस जीके से ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें आपसे राजधानियाँ पूछ लेगा, आपसे मुद्रा पूछ लेगा, आपसे बायोलॉजी में तना, स्टेम वगैरह, जैसा कि हमने प्रीवियस सेट में पढ़ा था कि आलू क्या है, जैसे कि आम एक फल है। कल वाला सेट आप देखना तो आपको समझ में आएगा। क्या है यहाँ पर, देखिए भोजन किससे संबंधित है, उसने बोला रसोइया से, यानी कि जो रसोइये होते हैं शादी ब्याह वगैरह में हम जो रसोइया बुलाते हैं, जो भोजन बनाता है उसको बोलते हैं रसोइया। तो रसोइये का काम क्या होता है सर, भोजन बनाना। अच्छा तो मुझे बताइए ये जो किताब है इस किताब को लिखना किससे रिलेटेड है, इस किताब को कौन लिखता है सर, इस किताब को कौन लिखेगा सर, इस किताब को लिखेगा लेखक। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ है राइटर है इसका सही आंसर हो जाएगा सर। निर्देशक तो डायरेक्टर होता है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, रचयिता जो रचना करता है वो रचयिता होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, लेखक इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा। यहां पर देखिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड श्रृंखला का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है और अल्फाबेट की सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, देखिए बी डी एफ सी एफ आई और डी एच एल। देखो अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक सीरीज बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर क्रम में बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे मैंने देखा कि मुझे लगा कि B के बाद क्या आता है सर C और C के बाद क्या आता है D, तो मुझे बताइए यहाँ जो नेक्स्ट आएगा हमारा अल्फ़ाबेट वो D के बाद क्या आएगा सर, E आएगा। तो E मैंने लिखा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे आते हैं D के बाद अब यहाँ पर F है, मतलब उसने एक प्लस करके दिया है। D के बाद आना क्या चाहिए E, लेकिन आया क्या F, यानी कि +1 किया। DEF यानी +1 अगर उसने किया तो DEF, तो यहां पर FG+H आना चाहिए, यानी कि अगर H आया है तो H के बाद आना क्या चाहिए सर यहां पर, तो I छोड़ेगा सर J आएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा सर J आएगा। अब हमें यहां पर थोड़ा थोड़ा पता तो चल रहा है कि सर पहले उसने कुछ नहीं जोड़ा, पहले डायरेक्ट क्रम में चला वो BCDE, अब फिर उसने +1 किया, यानी कि इसका मतलब सर जो आगे वाला जो अल्फ़ाबेट है उसमें +2 हो रहा होगा। तो देख लेते हैं 2 हो रहा है क्या। देखिए F के बाद आ क्या रहा है, I आ रहा है। हाँ सर इसमें 2 हो रहा है, कैसे, G और H। इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से इसको नहीं मिलाएंगे, अब हमें पता चल गया। जल्दी कुछ आंसर निकालने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तीसरी वाली सीरीज पर। L लिखा हुआ है और L अगर हमारा लिखा है तो 2 प्लस करना है। L के बाद क्या आता है सर, M और N, यानी कि M और N छोड़ना है और आएगा क्या O, यानी कि यहाँ पर हमारा अगला जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा O, और E जो EJO जहाँ पर हमारा मिल रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सर सेकंड ऑप्शन में हमको मिल रहा है EJO जो कि करेक्ट आंसर है हमारा। तो क्या आपको समझ में आया। देखिए सीरीज के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करता है, वो सीरीज को धीरे धीरे बढ़ाएगा, कभी कभी सीरीज को वो एकदम से बढ़ा देता है, जो कि नंबर सीरीज में आते हैं हमारे, जैसे 1 से 8 करेगा। अब यहाँ पर 1 से जैसे 8 किया तो हमें कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए कि 1 में या तो उसने 8 का मल्टीपल किया है या फिर उसने 1 का क्यू किया है और 2 का क्यू किया है, यानी कि वो वर्ग भी कर सकता है, क्यू भी कर सकता है। अगर एकदम सीरीज बढ़ रही है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पर, या फिर वहां पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है। अगर एकदम सीरीज घट रही है मतलब वहां पर डिवाइड हो रहा है, अगर धीरे धीरे सीरीज घट रही है मतलब माइनस हो रहा है, और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है। तो यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का हमको पता करना है कि वो असंगत क्या है। ऑप्शन से चेक करते हैं हमारा सर, बैंक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और मेमोरी कार्ड है। सर मेमोरी कार्ड तो कंप्यूटर वगैरह मोबाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है। क्या बैंक में रिलेटेड जो ये 3 वर्ड हैं ये बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो ये तो सर तीनों समान हो गए।
अलग कौन सा हो गया सर? चौथे नंबर का मेमोरी कार्ड, जो कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए क्या है, यहां पर भी हमें देखना है कैसे बढ़ रही है यहाँ पर अल्फाबेट की सीरीज। देखिए सर, एफ से क्या जा रहा है, वो जी। अब यहाँ पर एफ से जी जा रहा है, यहाँ जी से एच आ रहा है, एच से आई आ रहा है और एम से एन आ रहा है। तो जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है वैसे ही हमें यहाँ नेक्स्ट पर बढ़ानी है। सर एफ से कहाँ जाएगा, एफ जी आएगा सर। के से क्या आएगा सर, एल आएगा सर। डी से क्या आएगा, ई आएगा। और एच से क्या आएगा हमारा, टी आएगा। और जी एल ई टी सर जहां पर मिल रहे हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, इतने आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी कांस्टेबल में, जो आप अगर थोड़ा सा भी अगर करके चले गए, 10-10, 20-20, 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, अगर आपने यही प्रीवियस ईयर सेट अगर आप लगा के चले गए, तो मैं कह सकता हूं कि आप आराम से 25 में से 20 to 23 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओगे। आप एक बार ये जरूर लगा के चले जाओ बस। और मैं सारे प्रीवियस ईयर की जितने भी एसएससी कांस्टेबल में पूछे गए हैं वो सेट्स आपको यहाँ पर कराऊंगा। चलो आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। देखो नंबर सीरीज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज से रिलेटेड। वो अल्फाबेट भी हो सकती है, नंबर्स भी होती है। तो नंबर और अल्फाबेट से मिलाकर अगर हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। क्या है, देखो नंबर सीरीज क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 8, 14, 22। हम ये देखेंगे सीरीज कैसे बढ़ रही है। सर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब हमें सीधा कहीं कुछ नहीं सोचना, हमें देखना है इसमें प्लस हो रहा है सर। अच्छा 2 से 4 जाना है तो कितना बड़ा सर, 2 बड़ा। 4 से 8 जाना है तो कितना बड़ा सर, 4 बड़ा। अच्छा 8 से 14 जाना है तो सर 6 बड़ा। 14 से 22 जाना है सर 8 बड़ा। इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो कितना होगा, 22 से अगर हमें आगे जो नंबर चाहिए कितना बढ़ेगा सर, +10। क्यों, 2 की बढ़त हो रही है सर, +2 +2 +2 और यहाँ पर भी कितना आएगा, +2, यानी 8 + 2 कितना हुआ, 10। और 22 में अगर 10 जोड़ें तो कितना आंसर होगा हमारा सर, 32। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर 4। समझ में आया सर? बिल्कुल ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को ये लिखा जाता है, इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिस्टम देख लेते हैं सर। सिस्टम को इस तरीके से, अब हमें ये देखना है कि ये जो अल्फाबेट है इसने किस तरीके से उसको चेंज किया है। सर इसने इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर दिया। अगर मैं इस एस को यहाँ ले जाऊँ, बाई को यहाँ ले जाऊँ, इस एस को यहाँ ले जाऊँ, फिर टी को यहाँ ले आऊँ, फिर ई को यहाँ ले आऊँ और एम को यहाँ ले आऊँ, तो यानी कि उसने पूरे ही जो वर्ड है उसको पूरा पलट दिया। अब हमें नॉर्म्स को भी इसी तरीके से करना है कि ये NORMS है। अगर मैं इस N को यहाँ लेके आऊँ, फिर O को यहाँ लेके आऊँ, R को यहाँ लूँ, M को यहाँ लूँ और S को यहाँ लूँ, और यही हमारा आंसर होगा। ये जो ऑप्शन में मिल रहा होगा वही होगा, SMRON, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या सर आपको समझ में आया? ठीक है आगे बढ़ें। ठीक है देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन करें। क्या है, अगर शीतकाल में क्या होता है सर, कोहरा। सर्दियों में क्या होता है सर, कोहरा। तो सर्दियां अगर कोहरे से रिलेटेड हैं, सर्दियों में अगर कोहरा होता है तो पूछ रहा है कि जो नेक्स्ट यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे वो एक दूसरे से संबंध रखने चाहिए। ऐसा कौन सा होगा सर, मौसम ठंडा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बाढ़ रेगिस्तान कोई मतलब नहीं है। ग्रीष्म काल में आर्द्रता जरूर होती है सर, ह्यूमिडिटी ये हमारी ग्रीष्म काल में होती है, समर सीजन में। तो ये हमारा हमें मिल रहा है सर। एक और देख लेते हैं, वर्षा और वृक्ष का कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मेल खा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ, देखो मैंने इसको आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है, -4 + 2 × 128। प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहां पर है सर, यहां पर है, माइनस कर दिया। माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस कहां पर है, यहां पर है, ये प्लस कर दिया सर।
और इंटू का अर्थ प्लस है, इंटू कहाँ पर है, यहाँ पर है सर, इंटू का अर्थ प्लस है, तो इसका आंसर देखना है सर। अपन को सबसे पहले ये देखना है सर, बोर्ड मास का नियम तो लागू हो रहा है, बोर्ड मास हो रहा है सर, भागे ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है। अच्छा बोर्ड मास जिन्होंने पिछली नहीं देखी इस क्लास में देख लीजिए। जैसे बी से क्या होता है हमारा ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, डी से क्या होता है सर डिवीजन, एम से क्या होता है सर मल्टीप्लाई, ए से क्या होता है सर एडिशन, एस से क्या होता है सर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हमें इसी के अनुसार इस सीरीज को करना है क्वेश्चन को। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट नहीं आ रहा है सर, इसमें ऑफ नहीं आ रहा, डिवीजन नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो एडिशन कर लेते हैं। अगर मैं 56 + 4 करूँ तो कितना होता है सर 260। अच्छा माइनस माइनस, अगर 128 + 2 करता हूं तो कितना होता है सर 130, और इसको माइनस कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 128 + 2 130, 256 + 4 260, और 260 - 130 यही हमारा आंसर है। और एक यहाँ पर ये आंसर दे के ही नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर 5 जो हमारा आंसर होगा वो 130 होगा, और यही हमारा आंसर है। तो क्या सर आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। लो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमारा ये जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट्स जो था हमारा सेकंड, ये आज कंप्लीट होता है शिफ्ट 2 एसएससी जीडी का। तो मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।